तो दोस्तों ये हमारे बातचीत का दूसरा सेशन है और फ़िलहाल जैसा कि मैं नोएडा में मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हो नोएडा का क्रिकेट स्टेडियम है। हाँ, एक बार मैं आपको इसका 360 डिग्री व्यू देता हूँ। ये देखिए, ये मैदान है, लोग यहाँ खेल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और दोस्तों यहाँ पे भी ठीक ठाक हरियाली रहती है। अगर कोई यहाँ आसपास में रहता है तो सुबह शाम के टाइम पे यहाँ पे आ सकता है, काफ़ी अच्छी जगह है। ये सामने नोएडा क्रिकेट स्टेडियम देख सकते हो आप और ये उसके बगल में मैदान। तो दोस्तों आज की अगर मैं बात करूं तो वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी न्यूज़ यही है जो गुजरात में वनतारा के द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया है। प्रोजेक्ट क्या है तो दोस्तों 20 ब्लैक बक्स जो हैं वो गुजरात के ही बनी ग्रासलैंड्स में छोड़े गए हैं। अब इसका एक सबसे बड़ा मोटिव ये नहीं है कि वहाँ के लायंस को, बब्बर, शेरों को हमें फ़ीड करना है। ये एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है भले, लेकिन फ़िलहाल इसलिए छोड़ा गया है ताकि यहाँ पर जो बनी ग्रासलैंड्स है, जो लंबे लंबे ग्रासलैंड्स, सूखे मैदान जो हैं, अब बनी ग्रासलैंड्स क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल 20 ब्लैक बक्स जो हैं वो छोड़े गए हैं बनी ग्रासलैंड्स में गिर नेशनल पार्क के आसपास। तो दोस्तों बनी ग्रासलैंड्स वो होते हैं जहाँ पर बबूल के जो झाड़ियाँ होती हैं, बबूल के पेड़ लगे होते हैं चारों तरफ, उन्हें वहाँ पर गुजरात में बनी ग्रासलैंड्स कहा जाता है। और लंबे लंबे मैदान होते हैं जिनमें कि वो नमक, जो समुद्री नमक होता है वो आकर जम जाता है और इसी कारण से ये जो ज़मीन है ये बंजर हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, अब ग्रासलैंड्स हैं तो ये लायंस का भी एरिया है और यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट जो है वो उसके तहत चीतास को भी छोड़ा जाने वाला है और साथ साथ अब यहाँ पर ब्लैक बक्स को भी छोड़ा गया और इनमें जो है 5 मेल हैं और 15 फीमेल ब्लैक बक्स हैं। तो दोस्तों ब्लैक बक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो लोग समझते हैं कि ये एक हिरन है, तो दोस्तों ये हिरन नहीं है, ये एक एंटीलोप है। अब एंटीलोप क्या होते हैं तो एक तरीके से जो गाय या भैंस के कैटेगरी के जो जानवर होते हैं वो एंटीलोप्स माने जाते हैं, जिनके की सींग जो हैं वो हर साल नहीं गिरते, एक बार आते हैं और हमेशा रहते हैं। लेकिन डियर्स जो होते हैं उनके सींग हर साल गिरते हैं, जिन्हें हम एंटलर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं ब्लैक बक्स को फ़िलहाल बनी ग्रासलैंड्स में छोड़ा गया है और कल को हम ये भी देख सकते हैं कि और भी चिंकाराज हों या फिर तमाम जो अलग अलग डियर्स हैं उन्हें भी छोड़ा जाए। और इसके साथ ही गुजरात में फ़िलहाल जो एक दूसरी रिपोर्ट सामने आई है वो ये कि गिर के जो शेर हैं उनकी संख्या बहुत बड़े तरीके से बढ़ी है। अब एक टाइम था जब गुजरात के जो शेर हैं वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर आ गए थे और दोस्तों एशियाटिक लायंस जो होते हैं, जो बब्बर शेर होते हैं, उनका आज भी जो सबसे बड़ा ठिकाना है वो गुजरात का गिर नेशनल पार्क ही है और कहीं नहीं पूरे एशिया में वो जगह मौजूद है जहाँ पर एशियाटिक लायंस हैं। तो गिर नेशनल पार्क ही इकलौता वो नेशनल पार्क है जहाँ पर एशियाटिक लायंस मौजूद हैं और यहाँ पर जब एक वक्त पर जो बब्बर शेर हैं उनकी आबादी ख़त्म होने के कगार पर आ गई थी, तो यहाँ के जो जूनागढ़ के महाराज थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि अब जो है यहाँ पर बब्बर शेरों की हंटिंग नहीं होगी। तो उसके बाद हुआ ये कि बब्बर शेरों का जो शिकार है उस पर ब्रेक लगी, उस पर एक तरीके से रोक लगाया गया और उसका ही नतीजा है कि आज के समय में 2026 में अगर मैं बात करूं तो बब्बर शेरों की जो संख्या है वो गुजरात में करीब करीब 900 हो गई है, जो रिकॉर्ड पर है। अब जो संख्या होगी वो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा ही होगी। जब सेंसस होता है तो सारे लायंस का या सारे टाइगर्स का या सारे जानवरों का सेंसस नहीं हो पाता है। अभी भी कहीं ना कहीं जो सेंसस का तरीका है वो कैमरा ट्रैप्स के मदद से ही होता है, पगमार्क्स की ही मदद से होता है, तो उसके बाद भी जो सेंसस होता है वो पूरे तरीके से सटीक नहीं होता। तो जो सबसे ताज़ा सर्वे आया है उसके बाद गुजरात में जो लायंस की संख्या है वो 891 यानी कि करीब करीब 900 हो गई है। तो दोस्तों ये जहाँ तक कि बब्बर शेरों के बढ़ने की बात है वो तो अच्छी बात है ही कि वाइल्ड लाइफ बढ़ रही है, हमारे बब्बर शेर एक बार फिर से प्रोटेक्ट हो रहे हैं, एक बार फिर से उनकी संख्या गुजरात में और बाकी जगहों में भी बढ़ेगी आगे। लेकिन यही एक तरीके से वहाँ पर एक नया ख़तरा भी ले आई है और ख़तरा क्या है कि दोस्तों ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों अगर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें फ़िलहाल गुजरात में तो पिछले एक महीने में ही कम से कम 10 से 12 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर शेरों ने इंसानों पर हमला किया है, चाहे वो
बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, तमाम जगहों पर गिर नेशनल पार्क के आसपास हमला हो रहा है। दोस्तों, अगर आप वाइल्ड लाइफ से जुड़े हो, वाइल्ड लाइफ के वीडियोस देखते होगे तो आप विवेक अवस्थी सर को ज़रूर जानते होगे, और कहीं ना कहीं मुझे ये प्रेरणा एक तरीके से उनसे ही मिली है। कहीं ना कहीं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करने की मुहिम से मैं उन्हीं के कारण जुड़ा हूँ। और मैं किसी तरीके का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई भी पर्सनैलिटी किसी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि उन्होंने भी कहा और तमाम लोग कहते हैं, और जितने भी वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ हैं, चाहे वो फॉरेस्ट से जुड़े हुए लोग हों या फिर कोई आम आदमी हमारे आपकी तरह भी हो, उन सब के लिए आज के टाइम में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बात करने के लिए वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ, वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ही है। क्योंकि जैसा कि शुरू में हमारे भारत में, हमारे जंगलों में जिस तरीके से जानवरों को ख़त्म किया गया और उसके बाद उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, लगभग कई जानवर ऐसे थे जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गए। उसके बाद जब दोबारा उनका रीइंट्रोडक्शन शुरू हुआ, दोबारा उनका एक तरीके से उनको बचाया गया, उनके लिए सेफ़ हैबिटेट तैयार किया गया, तो उसके बाद उनकी संख्या बढ़ना लाजमी है। तो जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो एक वक्त आएगा जब टाइगर्स भी हमारे देश में 10,000 के करीब पहुंच जाएंगे। अभी फ़िलहाल 5,000 हैं। एक वक्त आएगा जब लायंस हमारे देश में 5,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। अभी फ़िलहाल 900 के आसपास हैं। तो उस वक्त जब वो जंगलों से बाहर निकलेंगे, बफ़र जोन्स में आएंगे, लोगों के पास आएंगे, नज़दीक आएंगे, तो सबसे बड़ा ख़तरा लोगों के लिए ही होगा। और ऐसे में इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे बात करना। तो मैं भी, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है। मैं यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस मुहिम से जुड़ा हूँ जिसमें कि जानवरों को और इंसानों को एक दूसरे से बचाया जाए। ना सिर्फ जानवरों को इंसानों से बचाया जाए, बल्कि इंसानों को भी जानवरों से बचाया जाए। और जितना हम लोगों को जागरूक करेंगे, जितना हम जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को खासकर जागरूक करेंगे, और ना सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोगों को बल्कि आम लोगों को भी, जितने लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे वाइल्ड लाइफ को बचाने की मुहिम से, उतना ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, पर्सनालिटी या कोई इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स में लोगों की जान जो है कितने बुरे तरीके से गई है। ये देखिए दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा था, उतने में ही लोग यहाँ आतिशबाजी भी शुरू कर दिए। दिवाली समय से पहले ही आ गई। अभी रिसेंटली आपने उत्तर प्रदेश के बहराइच में देखा होगा, जहां एक बच्चा जो है 12 साल का नदी के पास जाता है और मगरमच्छ उसे किस तरीके से उठा ले जाता है। तो दोस्तों, इसमें आप किसकी गलती कहेंगे? क्या उस क्रोकोडाइल की गलती थी जो वहाँ पर बैठा हुआ था, या फिर उस बच्चे की गलती जो कि वहाँ पर जाता है पानी पीने के लिए, अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए? तो दोस्तों, वो जो बच्चा था वो अपने चाचा के साथ रहता था, और यही सबसे दुखद बात भी है इस कहानी की कि वो जो बच्चा है वो अनाथ था और अपने चाचा के साथ गया था खेत में काम करने। और जब काम हो गया तो उसके बाद वो जाता है हाथ पांव धोने के लिए। अब हालांकि चाचा ने जो है बयान में अपने ये बताया कि वो नेचर्स कॉल के लिए गया था। तो बात जो भी हो, वो जाता है पानी के पास और वहीं पर मगरमच्छ जो है वो घात लगाए बैठा होता है। जैसे ही बच्चा पहुंचता है, आप में से कई लोगों ने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से उस बच्चे को मगरमच्छ जो है वो खा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे क्रोकोडाइल की यानी मगरमच्छ की गलती कहीं से भी नहीं लगती है। अब वहाँ पर होता ये है बहराइच में कि जब बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा आता है तो बहराइच और यहाँ के आसपास के इलाकों में नदियों में जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा उफान पे आ जाता है। तो वैसे मगरमच्छ शांत पानी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब पानी बहता हुआ ऊपर से आता है तो बहराइच और यहाँ के आसपास के इलाकों में उत्तरी यूपी के इलाके में पानी अच्छी खासी संख्या में आ जाता है। तो इसी पानी में मगरमच्छ भी जो हैं वो काफ़ी सारे अलग अलग जगहों से आ जाते हैं।
तो होता यह है कि जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है चारों तरफ से, तो मगरमच्छों का जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो नेचुरल घर है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके बाद वो वैसे ही एग्रेसिव है, क्योंकि मानसून में मेटिंग सीज़न भी है और वैसे में वो भूखा है, उसे खाना भी नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से जब वो बच्चा वहाँ पर पहुँचता है तो वो पहले से ही घात लगाया बैठा था मगरमच्छ, और जैसे ही बच्चा पहुँचा उसने उसे खा लिया। और दोस्तों, मगरमच्छ जैसा कि हम जानते हैं सबसे ख़तरनाक जानवरों में से एक है। अगर हम उसके बाइटिंग फ़ोर्स की बात करें तो वो सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ये तो आप ऐसे में समझ सकते हो, जब एक मगरमच्छ बाइट करता है तो उससे छुड़ाना कितना मुश्किल होता है। तो इस केस में उस बच्चे को भी छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी उसके चाचा ने। वहाँ लोगों ने, आपने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से पत्थर फेंक रहे थे, बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब एक मगरमच्छ किसी को पकड़ लेता है तो उससे छुड़ाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है। और उस वीडियो में जो आपने देखा होगा मगरमच्छ के रोल करने का तरीका एक तरीके से पानी में, तो वही उसका सबसे ख़तरनाक हथियार भी होता है। तो दोस्तों, मगरमच्छ करता यह है कि अपने शिकार को पकड़ता है, वैसे ही उसकी बाइट फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो अपने शिकार को पकड़कर पानी में घुमाता है गोल गोल। तो उससे होता यह है कि जो शिकार है अगर छूटने की कोशिश भी करता है तो वो घूमकर एक तरीके से टूट जाता है, और जाहिर सी बात है अगर बॉडी टूट गई तो फिर बचना नामुमकिन वैसे भी है। ये देखिए दोस्तों, कितने बड़े पगमार्क्स हैं डॉग के। अब ये सोचिए कितना बड़ा कुत्ता होगा ये मैं नोएडा में हूँ, एक स्टेडियम में, और यहाँ पर आपको इस साइज़ का पगमार्क दिख रहा है। अब जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि एक लेपर्ड या टाइगर का भी पगमार्क बिल्कुल इसी शेप का होता है, बस साइज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है, वो हम जानते हैं। लेकिन जो लेपर्ड्स होते हैं, टाइगर्स होते हैं, उनके भी पगमार्क बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। मैं आपको एक क्लियर पगमार्क दिखाऊंगा इनका, जिससे आपको बेहतर अंदाज़ा होगा। ये देखिए दोस्तों, 1 2 3 4, और ये पैड डिज़ाइन बिल्कुल यही होता है, बस साइज़ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा एग्जांपल है जो एमपी में एक टाइगर अटैक हुआ था। होता यह है कि कुछ लोग जो हैं वो जंगल में जाते हैं अपने डेली के काम के लिए, तो उन्हें जंगल में एक बॉडी मिलती है। एक बेसिकली जब वो बॉडी मिलती है तो यही माना जाता है कि किसी ने हत्या करके फेंक दिया है, मर्डर कर दिया है। लेकिन जब उस बॉडी को ध्यान से देखा जाता है तो उस बॉडी का सर जो है वही गायब रहता है। अब सोचिए, एक बॉडी है और उसका सर ही गायब है। तो दोस्तों, पहले तो यही हुआ कि उस बॉडी के सर को ढूंढा गया, बॉडी मिल चुकी थी तो उसकी पहचान जो है वो मुश्किल हो रही थी कि कौन है, कहाँ का है। तो होता यह है कि उसके सर को अलग ढूंढा जाता है उसी आसपास में जहाँ पर वो बॉडी मिली थी, उसके रेडियस में चारों तरफ जंगलों के अंदर भी, लेकिन वो सर जो है वो कहीं नहीं मिलता। अब आप सोचिए, अपने आप में कितनी ख़तरनाक बात है कि एक बॉडी मिली है जिसका सर मिल ही नहीं रहा है पुलिस वालों को। तो जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, जब देखा गया कि ये हत्या जो है या मर्डर जो है या डेथ भी किस कारण से हुई है, तो जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो हुआ ये कि उस आदमी का सर उसी बॉडी के अंदर मिला, मतलब कि उस धड़ के अंदर वो घुस गया था वो सर। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कई लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो अब जैसा कि उस पोस्टमार्टम में ये निकला कि शरीर के अंदर वो सर जो है वो धंस गया है, वो घुसा हुआ है, तो उसमें से ही निकला है। तो अपने आप में ये सवाल है कि ये सर धड़ के अंदर कैसे चला गया। तो हुआ ये कि जब पूरी जांच हुई, जब देखा गया कि आखिर ये किसने किया है, तो मालूम पड़ा कि एक टाइगर ने उस आदमी को पंजा मारा था, और उसके पंजे का इम्पैक्ट इतना ख़तरनाक था, इतना पावरफुल था कि उसका जो सर है वो उसके धड़ के अंदर घुस गया था, और उसके बाद वो और कहीं नहीं मिला। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसी धड़ के अंदर, उसी बॉडी के अंदर वो सर मिला। ऐसे में आप सोच सकते हैं एक टाइगर का पंजा कितना ख़तरनाक हो सकता है। अगर एक टाइगर किसी इंसान के सर पे वार करता है, अपना पंजा मारता है, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, उसका सर जो है, स्कल जो है, तरबूज की तरह से खुल जाएगा, वो एक तरीके से बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा। और ऐसे में आप सोच सकते हैं उसका बाइट फोर्स कितना ज़्यादा होगा। दोस्तों, टाइगर्स को सबसे ज़्यादा रॉयल जानवर माना जाता है, जैसा कि उसका नाम भी है, रॉयल बंगाल टाइगर। और इंडिया में आपको टाइगर्स वैसे तो लगभग हर स्टेट में मिल जाएंगे। और टाइगर जितना शांत होते हैं, जितना
एक तरीके से कहें कि शाई एनिमल होते हैं, उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं जब उनके मेटिंग का टाइम रहता है। हालांकि सिर्फ टाइगर्स ही नहीं, लेपर्ड्स भी उतने ही एग्रेसिव होते हैं, तमाम जानवर होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से कहा जाता है कि जब एक टाइगर, एक लेपर्ड और एक भालू अपने मेटिंग के टाइम पर है तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। टाइगर्स तो कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि 5-5, 6-6 सांभर डियर्स को एक साथ मार देते हैं। अब सांभर डियर दोस्तों कम से कम 200 किलो से 300 किलो का होता है। तो दोस्तों एक टाइगर को सिर्फ एक सांभर डियर को मारने में ही कितनी मुश्किल होती है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब एक टाइगर शिकार करता है तो जब वो 15 बार 10 से 15 बार अटेम्प्ट करता है तो उसमें से एक बार ही अपने शिकार में सफल हो पाता है। ऐसे में आप सोच सकते हो कि कम से कम 5 से 6 सांभर डियर्स को मारने में उनको कितनी मुश्किल होती होगी। लेकिन फिर भी जब वो हीट पे होते हैं, जब एग्रेसिव होते हैं, अब जब उनके पास उनकी फ़ीमेल होती है, जब उन्हें मेटिंग करना होता है तो वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि कम से कम 5-6 सांभर डियर्स को ऐसे ही मार देते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए अपनी मेट को कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे कई सारे टॉपिक्स पे। तो अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।